प्रिय मित्रों, कुछ पाठकों ने मुझसे लिखा है कि परिवार में अगर कोई नार्सिसिस्ट है, खासकर अगर पिता फादर जो कि इंडियन सिस्टम ऑफ फैमिली में परिवार के पूजनीय रेस्पेक्टफुल व्यक्तित्व होते हैं, वही नार्सिसिस्ट हैं, तो उनसे किस तरह डील किया जाए, किस तरह परिवार को सुरक्षित किया जाए और उनको भी सुरक्षित रखा जाए। सबसे पहला मैं ये कहूँगा कि पहला प्रिंसिपल हमें ध्यान में रखना चाहिए ऐसी परिस्थिति में कि हम इंडियंस हैं। परिवार हमारी संस्कृति, सभ्यता, मान्यताओं का मूल आधार है। और फैमिली या परिवार से ऊपर कुछ भी नहीं है। और हम भारतीय लोग एक सामाजिक और पारिवारिक सांस्कृतिक लोग हैं, सुसंस्कृत लोग हैं, जिनमें पारिवारिक मान्यताएं, पारिवारिक रिश्तेदारी, पारिवारिक प्यार, पारिवारिक केयर पिछले 10,000 साल के से कूट कर भरी है और उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि हमारे डीएनए तक जाती हैं। इसलिए इस प्रश्न पे विचार बहुत ही गहन रूप से करने की आवश्यकता होती है। बचपन में तो हमें पता नहीं चलता हमारे पिता कैसे हैं या उनका व्यवहार कैसा है, पर पर्टिकुलरली जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अकेला रहना शुरू करता है या उसकी शादी हो जाती है, परिवार हो जाता है, तब परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो जाती हैं। इस परिस्थिति में सबसे पहले तो हमें इस चीज़ की एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है कि हाँ, मैं एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, एक नॉर्मल सिचुएशन में नहीं रह रहा हूँ। यह एक मान्यता अपने आप को देना बहुत ठीक रहता है, जिससे आप एक स्पेशल सिचुएशन को डील कर रहे हैं, उसके लिए आपकी मानसिकता तैयार होती है। विदेशों का या पाश्चात्य कल्चर का फर्स्ट प्रिंसिपल सेल्फ है, खुद मैं। इसलिए उनकी एडवाइस रहती है कि सबसे पहले आप अपनी डिफाइन योर ओन बाउंड्रीज। आपको परिवार के साथ कितना डील करना है, फादर के साथ कितना डील करना है, हर किसी के साथ कितना डील करना है, वो उसकी बाउंड्री बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए मैंने स्पेशली मेंशन किया है इसको। हमारे यहाँ दायित्व से ही ड्यूटीज बनाए, तो हमारे यहाँ दायित्व का प्रश्न है। और हमारे यहाँ दायित्व केवल मात्र एक मटेरियल ड्यूटी नहीं है, वह एक साइकोलॉजिकल, आध्यात्मिक
सामाजिक, सुसंस्कृतिक संस्कार है। हमारा पारिवारिक संबंध दूसरों की तरह केवल मात्र एक प्रैक्टिकल चीजों पे कभी नहीं रहा। हमारी मान्यताएं हमेशा परिवार और समाज को ऊपर रखने की हुई हैं। हमने अपने दायित्व परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और पूरे संपूर्ण विश्व के प्रति और प्रकृति के प्रति, पूरे ब्रह्मांड के प्रति हमने अपने दायित्वों को समझा और इसलिए भारत संस्कृति एक विशेष रूप से अलग स्थान पे खड़ी होती है। और इसी कारण हम पिछले 10,000 साल की हिस्ट्री में अपने आप को एक विशेष रूप से बनाए रखने में सफल हुए हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति जो कम से कम 7,000 साल तक तो जाती ही है, अर्ली हड़प्पन, तब की मान्यताओं में, राज की मान्यताओं में जो भी इंटरप्रेट हम कर पाए हैं उससे लगता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम सिविलाइजेशन है। उस तब भी आधार परिवार था, अब भी आधार परिवार है, फैमिली है, समाज है। खैर, इन प्रैक्टिस आप कुछ ऐसी बाउंड्रीज बना सकते हैं जिससे कि जो परिस्थितियां उनके एंटाइटलमेंट, ग्रैंडियोसिटी, डिजायर फॉर एडमिरेशन, एडुलेशन एंड प्लेजर सीकिंग जो है, दूसरों के कष्ट से या दूसरों को उकसा के गैसलाइटिंग करके, और जो सप्लाई करने का उनका एक तरीका है, उसको कंट्रोल में रखा जा सके। ये सीमाएं आप उन पे भी बाधित कर सकते हैं। तो सीमाएं बाधित करें इस तरीके से, बड़ी समझदारी के साथ में, जिससे कि ऑड परिस्थितियां, गलत परिस्थितियां कम से कम खड़ी हों। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो हम मानते हैं कि डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो एकदम से तो उनको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम वो ऑड सिचुएशन क्रिएट हो, कम से कम कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। देखिए, उनको तो सप्लाई चाहिए, वो उनका कसूर नहीं है, वो उनके डीएनए का कसूर है, वो उनकी बनावट का कसूर है, उनकी नेचुरल मानसिकता का कसूर है। इसलिए आपको समझदारी से बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, सीमाएं निश्चित करनी पड़ेंगी अपने और दूसरे परिवार के लोगों से, और उनकी भी एक सीमा में उनको बांधना पड़ेगा। अब वो कैसे बांध रहा है, ये आपकी चतुराई है। सबसे बड़ा जो उनको कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है कि कुछ ऐसे तरीके अपनाए जाएं कि जैसे उनकी गैस लाइटिंग जो है, क्योंकि उनमें गैस लाइटिंग की प्रवृत्ति बहुत होती है। जब तक वो उकसाएंगे नहीं किसी को, कोई गुस्से में नहीं आएगा, कोई उनसे झगड़ा फसाद नहीं करेगा, तो उनको सप्लाई कहाँ से मिलेगी? तो लोगों को गैस लाइट करेंगे। तो ये बाकी सदस्यों को भी या तो बता करके, समझा करके बड़े तरीके से कि ये बात आम ना हो, ये गैस लाइटिंग की प्रवृत्ति को अवॉइड करना पड़ेगा। और रोक तो नहीं सकते आप, समझा नहीं सकते, क्योंकि वो इनका एक इंटरनल कंपल्शन है। तो आपके समझाने से या कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनको। तो इसलिए एक चीज तो आप ये करें, आप इस चीज को रियलाइज करें
और इस चीज़ को समझें, और परिवार के जिन लोगों को आप समझते हैं कि समझदार हैं उनको समझाएं कि हम सब एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रह रहे हैं, लेकिन हमें इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भागना नहीं है, और जो प्रेम भाव का एक संबंध है उसको ख़त्म नहीं होने देना है। और आवश्यकता पड़े तो उसके लिए आप प्रोफेशनल हेल्प किसी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं, जो आपकी पारिवारिक परिस्थिति को समझते हुए वो परिवार की मदद करेगा। सबसे जो बात मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि आप अपनी स्वयं की साइकोलॉजिकल हेल्थ, इस पूरे मामले को परिवार को डील करते हुए उसका भी ध्यान रखें। और अगर आपको कभी भी महसूस होता है कि मुझे खुद को साइकोथेरेपी की आवश्यकता है, तो उसमें हिचके नहीं, क्योंकि आप याद रखें, आप अपने फादर के, पिता के 50% DNA शेयर कर रहे हैं। उसमें हो सकता है कुछ DNA, कुछ ट्रेट्स जो आपके फादर में हैं वो आप में भी आए हों। पर हर हालत में एक बात ध्यान रखें कि आपने फादर को छोड़ना नहीं है, आप उनकी प्रोजनी हैं, आपको उनकी केयर करना आपकी ये ड्यूटी है, सबसे बड़ी ड्यूटी है। तो किसी भी हालत में ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है कि आप अपने फादर को छोड़ दें या वो आपको छोड़ दें। किसी कारणवश अगर वो आपसे न्यूट्रल हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप उसको झेलिए, अपने मानसिकता से उसको झेलने की क्षमता डेवलप करें। संक्षिप्त में ये कहूँगा कि फैमिली को आप प्रायोरिटी दें रिलेशनशिप में, लाइफस्टाइल में। ना क्योंकि आपके अकेले या आपके एक न्यूक्लियर फैमिली के प्यार से एक बड़े भरपूरे परिवार का प्यार, ममता, स्नेह, आपकी खुद की साइकोलॉजिकल हेल्थ, सामाजिक हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, शारीरिक हेल्थ आपकी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसलिए आपको पूरी फैमिली की टोटलिटी हमेशा अपने ध्यान में रखनी है, हर व्यक्ति का ध्यान रखते हुए। और फिर नार्सिसिस्ट जो भी व्यक्ति आपका है परिवार में, इस सिचुएशन में फादर है, तब उनसे आपको डील करना है। ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन रहती है, और आपको इसमें बैलेंस बना करके, और बैलेंस किस किस के बीच में? 3 चीज़ों के बीच में है, आपके अपने बीच में, आपकी न्यूक्लियर फैमिली के बीच में, पत्नी और बच्चों के बीच में, और तीसरा आपकी जो बड़ी फैमिली है या फिर एक्सटेंडेड फैमिली है, उन सब के बीच में। बहुत ही मुश्किल, जिसे कहते हैं नाव भंवर में, तो ये भंवर में नाव है, और इसको बिना ब्रेकअप किए आपको किनारे पे ले जाना है, यही इसका मोटिव हो सकता है। कभी भी अपने फादर या मदर या किसी भी नजदीक के ब्लड रिलेशंस को वीड आउट नहीं करिए, जिंदगी से बाहर मत निकालिए। लेकिन यह सिद्धांत फिर सुने, यह सिद्धांत आपकी फ्रेजाइल रिलेशनशिप्स में लागू नहीं होता।
आपके जो रिलेशनशिप्स बाय मैरिज हैं परिवार में जिन जिन की, उन पे लागू नहीं होता, ये आपके अपने ब्लड रिलेशंस पे है। हमेशा रखिए आपके दो रिलेशनशिप्स हैं, एक रिलेशनशिप जो आपकी खुद की डीएनए से हैं और एक रिलेशनशिप वो जो बाय वे ऑफ मैरिज है। तो ये जो मैं सिद्धांत बता रहा हूँ वो बाय वे ऑफ मैरिज से जो रिलेशनशिप डेवलप हुई उससे नहीं, उसके जो ब्लड रिलेशन अपने वो अपना उसका ध्यान रखेंगे, वो लोग हैं वहाँ काफ़ी। उनके साथ में वैसे भी अगर ज़्यादा आप जाएंगे तो इंटरफेरेंस होगा, तो उनसे तो वैसे भी हम एक, हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था है कि एक दूरी, एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस हमेशा बनी रहती है इन रिलेशंस बाय मैरिज में। वो कभी भी एट पार विद ब्लड रिलेशंस पे नहीं आते। तो ये छोड़ने का जो सिस्टम है, काफ़ी तो मैं बात करता हूँ कि वीड आउट कर दो, भूल जाओ, कर दो, वो उन रिश्तों पे लागू होता है जहाँ पे ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, आपकी खुद की ब्लड रिलेशनशिप में नहीं है, वहाँ पे सिस्टम लागू होता है कि भूल जाओ, छोड़ दो, क्योंकि इसका इलाज नहीं है। तो हम सभी जान रहे हैं, मैनेज कर सकते हो आप साइकोथेरेपी से, वी कैन मैनेज इट बाय साइकोथेरेपी, थोड़ी मदद मिलेगी, लेकिन हम क्योंकि क्योर हो जाएगा वो तो संभव नहीं है, क्योंकि तो बनावट ही ऐसी है। तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर कोई आपका ऐसे रिश्तेदार है जो बाय रिलेशन, बाय ब्लड है, बाय मैरिज है, उसको बाहर निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाइए। जैसे पहले भी एक बार मैंने कहा था, दूध में से मक्खी निकालने के जैसे सिस्टम वैसा कर दीजिए। लेकिन ब्लड रिलेशनशिप में आपकी जिम्मेदारी है और आपकी आवश्यकता है। कभी भी आप इस चीज़ को पब्लिक नहीं करें, लोगों को नहीं बताएं, लोग सिवाय हंसने के आप पे कुछ नहीं करेंगे। अपने भाई बहनों को कॉन्फिडेंस में लें, उनसे प्यार से बात करें और उनसे सीमाएं बांधने की और वो सब बातें करके आप सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। कभी भी ध्यान रखें, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, अपने आप के स्वयं की जो एम्पैथी है, प्यार, ममता, केयर, ध्यान रखें, प्यार, ममता, केयर, इस चीज़ की कमी आप अपने में कभी ना होने दें एज ए रिटेलिएशन के रूप में। बुद्धिस्ट का एक कहावत है कि लड़ाई का, दुश्मनी का सबसे बड़ा नुकसान आपका एम्पैथी का लॉस हो जाना है। आपका स्नेह, प्यार, ममता, केयर की जो भावना है वो दुश्मनी में बदल जाती है, ये सबसे बड़ा नुकसान है। और ऐसी परिस्थिति में कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी इन महान प्रवृत्तियों को खो देते हैं जो नहीं करना है। ये एक आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा चैलेंज है, इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी। इसमें आप कैसे स्मूथली सेल करेंगे, वही आपकी क्वालिटी, आपके चरित्र, आपके धैर्य, आपकी सामाजिक समझ, पारिवारिक समझ, अपने खुद की समझ और ओवरऑल आपकी कैपेबिलिटीज को डिफाइन करेगा, बताएगा। तो इसलिए इसको एज ए लाइफ का चैलेंज लें। आप इतने कावड़ ना बने, रणछोड़दास ना बने कि परिवार को ही छोड़ दें। परिवार को किसी कीमत में मत छोड़िएगा, वो बहुत कीमती चीज़ है, वो आपका एक आधार है,
वो आधार टूट गया तो फिर आप कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। 2-3 पीढ़ियां लगेंगी वापस खड़े होने में। तो इसलिए आप उसको मेंटेन रखें। कभी अगर कोई आपके लिए व्यक्तिगत रूप में ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि टॉलरेबल नहीं है, तो सीन से निकल जाइए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए बाहर चले जाओ, घूमने चले जाओ, किसी मित्र के पास चले जाओ, अपने फैमिली को लेके कहीं पे बाहर शॉर्ट आउटिंग पे चले गए, कहीं दूसरे शहर में चले गए, घूमने फिरने चले गए, तो सब वापस ठीक कर देगा। कभी भी किसी तरह के फिजिकल वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं हो, किसी के साथ भी, किसी फैमिली के साथ में फिजिकल वायलेंस में आप इनको इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि फिजिकल वायलेंस इतनी दुनिया क्रिएट कर देता है कभी कभी कि उनको भर पाना फिर मुश्किल होता है। जहाँ पे परमिटेड होता है, कई परिवार मैंने देखे हैं जहाँ पे बड़े भाई ने छोटे को चांट लगा दिया तो बुरा नहीं मानते हो, तो थोड़ी देर गुस्सा हुआ, फिर दूसरे बाद में आके पास में बैठ जाएगा। तो थोड़े परंपराओं पे और पारिवारिक समझ पे भी ये निर्भर करेगा। हमारे यहाँ तो सब तरह के परिवार होते हैं, उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, तो उस पर डिपेंड करा। लेकिन गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है, इसलिए कभी फिजिकल वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं होना है। बेस्ट है सीन को छोड़ दो, रन छोड़ के भाग जाओ। याद रखो कि आप एक तलवार की धार पे चल रहे हो, रास्ता बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए, इसको आप एक लाइफ का चैलेंज लो और चैलेंज लेकर के सुचारू रूप से उस पर चलो। मैं पाश्चात्य लोगों की तरह आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि अपने आप को सबसे आइसोलेट कर लो, अपने आप को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण महत्व दो, क्योंकि ये हमारी परंपरा नहीं है। अब तो अकेले जी नहीं सकते भाई, और वो लोगों के साथ नहीं रह सकते, फर्क है। हम अकेले रह नहीं सकते, वो लोगों के साथ रह नहीं सकते, इसलिए वहाँ मेरी व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था टूटती जा रही है, ख़त्म हो रही है, और उनकी ग्रोथ जो है वो ख़त्म हो रही है, रेस ही ख़त्म हो रही है। तो फर्क है हमारा। हम भागने वाले लोगों में से नहीं है, हम चार्वाक को नहीं मानते, जबकि चार्वाक का सिद्धांत दुनिया को हमने दिया है, पर हम उसको नहीं फॉलो करते। हमारे पास बहुत अत्यधिक फिलोसफीज जिंदगी के बारे में अवेलेबल हैं, हम अल्टरनेट कर लेंगे, पर चार्वाक की तरह घर भाग सबसे छोड़ के इग्नोर करके नहीं जाएंगे, इससे सामना करेंगे। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो, और इंडियन फिलोसफीज की स्टडीज, चाहे आप गीता ले लें, पंचदशी ले दें, उपनिषद को ही फॉलो करें, किसी में भी आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आपको बहुत मदद करेगा। कि बेसिकली इंडियन पॉपुलेशन इज ए स्पिरिचुअल पॉपुलेशन। हम लोगों में शायद जो स्पिरिचुअल ट्रेंड है वो एक सोशल ट्रेंड है, वो हमारा सांस्कृतिक ट्रेंड है, और उसके बिना हमारा जीवन भी हमें अधूरा लगता है। तो इसलिए उस पर ध्यान दें और बहुत सी चीज़ों को समझें। और मैं एक बात और कहूँ, जितना अपना वैदिक और वेदांतिक पौराणिक पुस्तकें हैं, वो सब ह्यूमन साइकोलॉजी पे ही बेस्ड है, सो बड़ी मदद करती हैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी और रिलेशनशिप को समझने में भी। और उनका सबका पर्पज भी यही था। महाभारत को गहन रूप में पढ़ोगे तो पारिवारिक शिक्षा देगा कि भाई लड़ाई मत करो, लड़ाई करोगे तो क्या होगा, ये होगा, सब सत्यानाश हो जाएगा, कोई बचा ही नहीं। तो अपनी जो साहित्य है उससे भी पढ़ करके आप अपनी मदद
दे सकते हैं, इस समस्या से जूझ सकते हैं। जूझना तो आपको है ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।